Students, today we are going to start second unit of introductory macroeconomics. We have completed our first unit, national income and related aggregates, in previous 16 videos. Now we are starting the money and banking. The weightage of money and banking, weightage of this unit is 6 marks. This is very interesting unit. Okay, which we have studied in the money and banking. We have to study first we have to study about the money, meaning of money, supply of money, credit creation, by the commercial bank, and central bank and its function. एक छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत लंबी हमारी यूनिट नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है. अगर आपको अच्छे से समझते हैं तो इजीली आप एग्जाम में 6 मार्क्स जो इसमें से स्कोर कर सकते हैं. 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से सेट होता है और 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. मोस्ट ऑफ टाइम इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है इस यूनिट से. ओके, नाउ स्टार्ट दिस यूनिट. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मनी. स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में तो जस्ट हमें मीनिंग ऑफ मनी से स्टार्ट करना है, लेकिन इस मनी को समझने से पहले कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे मनी जो है वो एक सर्कुलेशन में आया, इकोनॉमी में मनी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि जब मनी नहीं था इकोनॉमी में उस टाइम पर जो ट्रांजैक्शन थे वो किस तरह से होते थे गुड्स के, वो सभी हम एक बार डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल कम टू आवर सिलेबस. फर्स्ट, कि एक ऐसी इकोनॉमी को इमेजिन कीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग में कि यहाँ एक आइलैंड है और इस आइलैंड पे अगर कोई एक ही सिंगल पर्सन यहाँ पे रह रहा है तो वो सिंगल पर्सन को मनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस आइलैंड पे जो कुछ भी अवेलेबल है वो सभी किसका है, वो इसी का है. इसको किसी दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं करना. इवन देन यहाँ पर एक फैमिली भी अगर रह रही है उसको भी मनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसे भी किसी दूसरे से कोई एक्सचेंज नहीं करना. ठीक है. अब प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई कि जब जो ह्यूमंस हैं वो इंक्रीज होते गए. राइट. अब स्टार्टिंग में क्या था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स, जब बिल्कुल सिंपल इकोनॉमी स्टार्टिंग में कि ह्यूमन ने जब रहना स्टार्ट किया उस टाइम पर कि किसी के पास एक कमोडिटी है, किसी कोई दूसरी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई तीसरी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है. लाइक एक पर्सन है इस आइलैंड पे जो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड है जो राइस प्रोड्यूस कर रहा है, एक वीवर है जो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, एक कोबलर है जो शूज प्रोड्यूस कर रहा है. राइट. ये 4 पर्सन है, ए बी सी डी, और ये 4 कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग में क्या था कि ए पर्सन जिसने व्हीट प्रोड्यूस किया है उसको राइस की भी रिक्वायरमेंट है, क्लॉथ की भी रिक्वायरमेंट है और शूज की भी रिक्वायरमेंट है. व्हीट उसके पास सरप्लस है तो वो क्या करेगा कि इन सभी को व्हीट देगा और उसके बदले एक्सचेंज करके, क्योंकि इनको भी सभी को व्हीट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ओनली वन थिंग, दे ऑल्सो नीड व्हीट. सो ये सरप्लस व्हीट किनको देगा, बी सी डी पर्सन को देगा, और उससे क्या एक्सचेंज में क्या लेगा, राइस, क्लॉथ एंड शूज. सेम यही बी पर्सन, इसके पास राइस सरप्लस में है तो वो ए पर्सन को राइस देगा, व्हीट लेगा, सी पर्सन से राइस से एक्सचेंज करके क्लॉथ लेगा, डी पर्सन से शूज लेगा. तो इस तरह से ये सभी क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे. ये जो एक्सचेंज सिस्टम है कि गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम हम बोलते हैं. तो स्टार्टिंग में क्या था, मनी से पहले बार्टर सिस्टम, इसको हम सीसी इकोनॉमी में बोलते हैं, यानी कमोडिटी के बदले कमोडिटी जहां जिस इकोनॉमी में दी जा रही है. लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज थी ये भी बढ़ती गई. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सचेंज कब पॉसिबल है बार्टर सिस्टम में, कि ए और बी के बीच में एक्सचेंज हो गुड्स का,
वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है ना कि जो ए के पास सरप्लस है वो बी की रिक्वायरमेंट हो, और जो बी के पास जो सरप्लस में है कमोडिटी वो ए की रिक्वायरमेंट हो, तभी तो एक्सचेंज पॉसिबल है। वरना तो अगर ए के पास वीट है लेकिन बी कहता है कि मुझे तो वीट चाहिए ही नहीं, तो ये ए इसको वीट दे ही नहीं पाएगा, और जो इसको ए को चाहिए बी से यानी राइस, वो कैसे एक्सचेंज कर पाएगा? एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी कि इसमें पहले क्या होना चाहिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि आपको पहले उस पर्सन को ढूंढना है कि जो आपके पास सरप्लस है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, और जो उसके पास सरप्लस है वो आपकी रिक्वायरमेंट हो, तभी एक्सचेंज जो है पॉसिबल था। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? मेजर ऑफ वैल्यू। सेकंड प्रॉब्लम थी मेजर ऑफ वैल्यू, कि ये ए और बी पर्सन के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है व्हीट और राइस को लेके, इनकी वैल्यू किस में मेजर करें हम, कि कितना व्हीट के बदले कितना राइस दिया जाएगा। सपोज 1 kg व्हीट के बदले कितना राइस दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की कॉस्ट क्या है? वो डिफरेंट है। इसको प्रोड्यूस करने में ज्यादा कॉस्ट आ रही है, सपोज इसको प्रोड्यूस करने में कम कॉस्ट आ रही है। तो अब इनका जो एक्सचेंज करने का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो डिसाइड करने के लिए कोई बीच में मीडियम नहीं था। मीन सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मनी के इंट्रोड्यूस होने से पहले ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, तभी मनी जो है वो इवोल्यूट हुआ, मनी की रिक्वायरमेंट तभी फील हुई। इन मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए कोई मीडियम नहीं था। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम की? द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम इज द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स, कि आज के दिन जो पेमेंट्स ना करके हम फ्यूचर में पेमेंट्स करेंगे, उसको हम बोलेंगे डेफर्ड पेमेंट्स। तो जो बार्टर सिस्टम था उस टाइम पर इस डेफर्ड पेमेंट का फ्यूचर पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड नहीं था। ये एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। लाइक कि आज ए पर्सन ने बी पर्सन से जो है वो राइस लिया है और इसने डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट करनी है, तो अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि फ्यूचर में जिस क्वालिटी का राइस बी ने ए को दिया है, क्या उसी क्वालिटी का राइस जो ए पर्सन है वो प्रोड्यूस कर पाएगा? इट्स मे नॉट बी पॉसिबल, कि वो ना भी कर पाए उसी क्वालिटी का। जिस क्वांटिटी में लिया है उसी क्वांटिटी में हो सकता है ना प्रोड्यूस कर पाए। ये सेकंड प्रॉब्लम है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखना एक प्रॉब्लम थी। थर्ड, कि अगर ऐसा है कि जो ए पर्सन है वो बी पर्सन से जो कमोडिटी उसने ली है, इन दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग द राइस, कि राइस इसने लिया है, तो हो सकता है कि अगर ए के पास वो रिसोर्स ही ना हो कि जिससे वो राइस को प्रोड्यूस कर सके, तो इस सिचुएशन में वो किस कमोडिटी को यूज करे एज अ मीडियम ऑफ रीपेमेंट। यानी फ्यूचर पेमेंट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, डेफर्ड पेमेंट वहां पर पॉसिबल नहीं था, राइट। सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, lack of store of value, lack of store of value, यानी जो वैल्यू यानी वेल्थ है डिफरेंट पर्सन्स के पास, उस वेल्थ को वो किस में स्टोर करें, ये भी एक प्रॉब्लम थी। क्योंकि उस टाइम पर बार्टर सिस्टम में जो वेल्थ थी वो किस फॉर्म में थी? ग्रेन्स की फॉर्म में, ग्रेन्स थी एंड गुड्स थी। अब इस ग्रेन्स, गुड्स, कैटल्स, इन सभी को कितने टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं? बिकॉज दीज आर पेरिसेबल गुड्स। ये टाइम के बाद क्या हो जाती हैं? खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक लंबे टाइम तक इनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वेल्थ को, वैल्यू को हम स्टोर करके नहीं रख पाते थे। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो थे वो कंटिन्यूसली इसी सर्च में थे कि कोई ना कोई हमें एक ऐसा मीडियम मिले जिससे कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट हो जाए। और ये प्रॉब्लम जो सॉल्व आउट हुई वो एकदम से मनी इंट्रोड्यूस नहीं हो गया, वो भी क्या है, वो डिफरेंट स्टेजेस से धीरे धीरे जो है वो मनी इवोल्यूट हुआ है। फर्स्ट, लाइक इस दिस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले क्या है, कमोडिटी मनी, यानी गुड्स के बदले जो है वो गुड्स ली गई। और कमोडिटी मनी के बाद जो मेटल्स थे उन मेटल्स को यूज करना स्टार्ट किया गया, यानी मेटेलिक मनी आया। सेकंड, मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सभी को यूज करना स्टार्ट किया गया, तो इसे बोला गया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी के बाद फिर आया पेपर मनी।
कि मेटल्स को जैसे गोल्ड सिल्वर इनको कैरी करना रिस्की था, और वो उस रेट से उनको, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से बन रहे प्रोड्यूस हो रहे थे, उस रेट से इनको प्रोड्यूस भी नहीं किया जा रहा था जिस रेट से गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहे थे, तो एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस वजह से पेपर मनी ने, मेटेलिक मनी का पेपर मनी ने जगह ले ली, और ये जो डेवलप्ड मॉडर्न इकोनॉमीज थी उसमें पेपर जो है वो स्टार्ट हुआ, और उसमें पेपर मनी स्टार्ट हुआ, सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करता था। तो ये जो पहले वाली मेटेलिक मनी की प्रॉब्लम थी वो पेपर मनी ने सॉल्व आउट कर दी। उसके बाद फिर आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी लाइक जो चेक्स हैं, ये सब किसमें, चेक से पेमेंट कर रहे हैं वो किसमें आ रहा है, क्रेडिट मनी में। और क्रेडिट मनी के बाद आया प्लास्टिक मनी, यानी जो हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब किसका पार्ट है, प्लास्टिक मनी। तो इस तरह से जो मनी वो धीरे धीरे अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करता रहा, राइट। अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें रीड करना है, ये हमें हिस्ट्री जस्ट समझने के लिए किया है। स्ट्रिक्टली अब हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और हमारे सिलेबस में हमें गिवन है, वी हैव टू रीड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इज द मीनिंग ऑफ मनी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको जनरली सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, किस फॉर्म में, किस पर्पज के लिए, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीडियम। यानी ए पर्सन बी पर्सन से कोई भी कमोडिटी अगर एक्सचेंज करेगा तो ये एक्सचेंज का मीडियम क्या होगा, कि इसने इससे प्राइस लिए हैं तो बदले में ए इसको क्या देगा, मनी। तो एक्सचेंज जो होगा डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स के बीच में, वो मीडियम क्या बनेगा उसका, मनी। और ये जनरली इसको पूरी इकोनॉमी एक्सेप्ट करेगी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड, द मेजर ऑफ वैल्यू, जो एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उन सभी की जो वैल्यू होगी वो किस में मेजर की जाएगी, मनी में। गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए किसको यूज एक्सेप्ट किया जाएगा, मनी। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, और जो वेल्थ को स्टोर करके रखेंगे पीपल, वो भी किस में स्टोर करके रखेंगे, मनी में, वो मनी को यूज करेंगे इसके लिए भी। एंड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, और डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट्स की जाएंगी, उनका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, वो भी मनी में की जाएंगी, राइट। तो वो कोई भी वो चीज, एनीथिंग जो इन सभी फंक्शंस को कर रहा है, जो मीडियम ऑफ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है, एज मेजर ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट किया गया है, फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिस इकोनॉमी के जितने भी पर्सन उन सभी ने वो अपनी वैल्यू को उसी में स्टोर कर रहे हैं। एंड एज डेफर्ड पेमेंट्स, और डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड की फॉर्म उसको एक्सेप्ट किया गया है, दैट थिंग इज कॉल्ड मनी। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई मेटल हो सकती है, वो कोई कागज का टुकड़ा हो सकता है, राइट। तो मनी क्या है, जिसको जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं इन सभी फंक्शंस के लिए, वही क्या है, मनी है, राइट। सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी मनी जो ये टर्म जो है मनी की, वो क्या क्या कवर कर रही है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको हम मनी बोल सकते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वो कॉइन्स हो सकते हैं, करेंसी, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक, तो इन सभी को वो ये कवर करता है कि ये सभी क्या है, मनी है, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मनी सप्लाई, यानी सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है, कि जैसे हम आज के टाइम पर देखें, जो भी अथॉरिटी किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कर रही है, उस अथॉरिटी के पास, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कौन अथॉरिटी है जो मनी सप्लाई कर रही है, आरबीआई, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां पर्टिकुलर डाटा है कि आज के दिन अगर हम देखना चाहें ऑन 1 मई कितना मनी सप्लाई है, तो वो आज की डेट का पूरा डाटा वहां पे होगा कि इतना मनी सप्लाई इकोनॉमी में है, राइट। यानी इसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं मनी सप्लाई को, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एक इकोनॉमी में कितना है, वो क्या कहलाएगा, वहां का मनी सप्लाई। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे मनी सप्लाई को? मनी सप्लाई मीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी उस इकोनॉमी में जितने भी पब्लिक है जो मनी को यूज कर रही है, उनके पास कितना मनी है
वो सभी क्या होगा, मनी सप्लाई। उसका टोटल वॉल्यूम कितना मनी जो है वो पब्लिक के पास है, वो सब क्या है, मनी सप्लाई। इट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public. Public means here the money using sector of that economy. कि इकोनॉमी का जो सेक्टर मनी को यूज कर रहा है, वो जितना मनी उनके पास उस सेक्टर के पास, वो सब क्या है, उस इकोनॉमी की मनी सप्लाई है। और इसको हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। So how you will define the money? It's the total volume of money held by the public at a particular point of time. This is called money supply. One thing important is here, many times this question asked in exam, that money supply is a flow concept or is a stock concept. As we have understood earlier that stock concept are measured at a particular point of time, and in the definition of money supply is also measured at a particular point of time. That's why money supply is a stock concept. 1 marks क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। Now question is that how to measure this money supply. जैसा हमने डिस्कस किया अभी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है पब्लिक के पास, वो होगा मनी सप्लाई। तो इसको मेजर कैसे किया जाएगा, राइट? और कौन मेजर कर रहा है? तो सबसे पहले जैसे इंडिया के में हम बात करें तो इंडिया में जो मनी प्रिंट कर रहा है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको मेजर करने का काम भी कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता था इंडिया में टिल 1967 एंड 68, एक नैरो मनी मेजर जो है वो मनी सप्लाई के लिए यूज किया जाता था, दैट्स कॉल्ड M1। लेकिन 1977 में 4 अल्टरनेटिव मेजर्स यूज किए गए। M1 पहले से यूज किया जा रहा था, M2, M3 एंड M4। ये 4 अल्टरनेटिव मेथड्स थे टू मेजर द मनी। लेकिन आपके सिलेबस में आपको सिर्फ M1 को स्टडी करना है, M2, M3, M4 ये आप CBSE ने आपके सिलेबस में नहीं डाले हैं। तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमें अपने सिलेबस में M1 को स्टडी करना है। अभी हम M1 को डिटेल से पढ़ेंगे कि M1 के अकॉर्डिंग ये कैसे मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको M1 इंक्लूड करता है, जिसको वो मानता है कि ये मनी सप्लाई है। Measures of money supply. The first and the basic measure of money supply that is used till 1967 is M1. M1 includes currency and coins with public and demand deposit of commercial banks. In short, we can write M1 equal to currency and coins with public को हम लिख सकते हैं CU प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, इस कंपोनेंट को भी M1 मेजर में जो है मनी सप्लाई में लिया गया, यानी करेंसी हेल्ड विद पब्लिक के इक्वली ही इसको ट्रीट किया गया है। क्योंकि इस डिमांड डिपॉजिट को जब भी चाहे जो अकाउंट होल्डर है वो एक चेक के से इसको एनकैश करवा सकता है, इसको अपना यूज कर सकता है जब भी वो चाहे। तो डिमांड डिपॉजिट को हम लेते हैं DD। So M1 equal to equation here, M1 equal to CU plus DD. CU stands for currency and coins with public and DD stands for डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये जो मेजर ऑफ मनी सप्लाई है M1, ये सबसे बेसिक है और मोस्ट लिक्विड है इन कंपैरिजन टू M2, M3 एंड M4, सबसे लिक्विड है।
लिक्विड कैसे कि करेंसी हेल्ड विद पब्लिक की इस मनी को जब चाहे हम यूज कर सकते हैं। करेंसी हमारे पास है तो उसको जब चाहे ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज डिमांड डिपॉजिट, इसको भी ये भी लिक्विड फॉर्म में है कि जब भी चाहे हम अपना पैसा वो निकलवा सकते हैं और उसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर M1? Which are the component of M1? CU plus DD. Currency held with public, it includes coins, currency notes, coins, जितने भी coins लाइक 2, 5, 10, 1 और जिनमें से जो कॉइन्स यानी पब्लिक के पास जितने ये इस डेनोमिनेशन के कॉइन्स हैं जो वो CU में इंक्लूड होंगे। करेंसी नोट्स, करेंसी जितने भी करेंसी नोट्स हैं लाइक 10, 20, 50, 100, 500 and 2000, these all are included into the currency held with public. After watching this video, you should be able to give answer of these questions. These are some important questions of this topic. First, what items are included in M1? M1 कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जा रहे हैं? CU, we know that M1 equal to CU plus DD. CU is the currency held with the public and DD is the demand deposits of commercial bank. Second question, define the money supply. You should be able to define the money supply after watching this video. This is also important question. Question third, money supply is a blank space concept. Whether it is a stock concept or it is a flow concept. With reason, you should be clear the answer of this question. Fourth is the define money. Money को define कीजिए, right? Meaning of money जो starting में हमने किया है वीडियो पे. Question number 5, what is डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट जो M1 का एक कंपोनेंट है, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक. डिमांड डिपॉजिट से आपका क्या मीनिंग है वो आपको आंसर देना आना चाहिए. डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स refers to the deposits which can be encashed by issuing check.